तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बिट्स नाम की इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। 2000 एक तरह से 23 के अंदर ये हमें देखने को मिली थी और 2025 के अंदर इसका अगला पार्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स एक 2023 अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हैसब्रो की ट्रांसफॉर्मर्स टॉय लाइन पर आधारित है और मुख्य रूप से इसके बीस्ट वॉर्स उप फ्रैंचाइजी से प्रभावित है। यह ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला की 7वीं किस्त है और बम्बलबी 2018 के स्टैंडअलोन सीक्वल और ट्रांसफॉर्मर्स 2007 के प्रीक्वल दोनों के रूप में काम करती है। 8 फिल्म का निर्देशन स्टीवन कैपल जूनियर ने किया है और इसकी पटकथा जॉबी हेरोल्ड, डार्नेल मेटायर, जोश पीटर्स, एरिच होबर और जॉन होबर ने लिखी है। माइकल ब फिर से निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। इसमें एंथोनी रामोस और डोमिनिक फिशबैक के साथ साथ रॉन पर्लमैन, पीटर डिंकलेज, मिशेल येओह, पीट डेविडसन, लिजा कोशी, कोलमैन डोमिंगो, क्रिस्टो फर्नांडीज, टोंगाई चिरिसा और वापसी करने वाले फ्रेंचाइजी नियमित पीटर कुलेन की आवाज प्रतिभाएं शामिल हैं। जॉन डिमैगियो और डेविड सोबोलो। 1994 में स्थापित, यह फिल्म पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ नूह डियाज और कलाकृति शोधकर्ता एलेना वालेस का अनुसरण करती है क्योंकि वे ऑटोबोट्स और मैक्सिमल्स को खलनायक टेररकॉन से ट्रांसवर्प कुंजी नामक एक कलाकृति की रक्षा करने में मदद करते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जून से अक्टूबर 2021 तक हुई, जिसमें लॉस एंजल्स, पेरू, मॉन्ट्रियल और न्यूयॉर्क शहर सहित फिल्मांकन स्थान शामिल थे। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स का प्रीमियर 27 मई 2023 को सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में हुआ और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 9 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और इसने $195 200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $439 मिलियन की कमाई की। फिल्म को वित्तीय रूप से निराशाजनक और फ्रेंचाइजी में सबसे कम कमाई करने वाली किस्त बना दिया। 2 सीक्वेल विकास में हैं, जबकि साइबरट्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स 1 पर सेट एक एनिमेटेड प्रीक्वल 13 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। कथानक: ग्रह खाने वाला यूनिक्रॉन ट्रांसफॉर्मर्स की एक उन्नत जाति मैक्सिमल्स के होमवर्ल्ड पर हमला करता है। स्कॉर्च के नेतृत्व में यूनिक्रॉन के अग्रदूत टेररकोन ट्रांसवर्प कुंजी चाहते हैं जो अंतरिक्ष और समय के माध्यम से पोर्टल खोल सकती है और यूनिक्रॉन को ग्रहों का तेजी से उपभोग करने में मदद कर सकती है। मैक्सिमल नेता अपेलिनक यूनिक्रॉन द्वारा ग्रह को निगलने से पहले अन्य मैक्सिमल्स को ग्रह से भागने की अनुमति देने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। अब ऑप्टिमस प्राइमल की कमान के तहत मैक्सिमल्स कुंजी के साथ पृथ्वी पर भाग जाते हैं। 1994 में ब्रुकलिन में नूह डियाज, एक पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ, अपने बीमार भाई क्रिस का समर्थन करने के लिए नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करता है और उसके दोस्त रीक ने उसे बेचने के लिए एक पॉश चोरी करने के लिए मना लिया, लेकिन उसे पता चला कि यह छिपी हुई ऑटोबोट मिराज है। समवर्ती रूप से संग्रहालय प्रशिक्षु एलेना वालेस मैक्सिमल प्रतीक वाले बांस की एक प्राचीन मूर्ति का अध्ययन करती है और गलती से उसे तोड़ देती है ताकि अंदर छिपी चाबी सामने आ जाए। कुंजी ऑटोबोट लीडर ऑप्टिमस प्राइम द्वारा पता लगाई गई एक ऊर्जा पल्स जारी करती है जो आरसी और बम्बलबी सहित अन्य ऑटोबॉट्स को बुलाती है। नूह के चोरी के प्रयास के बीच में मिराज से संपर्क किया गया और उसे चाबी पुनर्प्राप्त करने के लिए ऑटोबोट्स के मिशन में शामिल किया गया ताकि वे इसका उपयोग अपने होमवर्ल्ड साइबरट्रॉन में लौटने के लिए कर सकें। कुंजी के हस्ताक्षर से आकर्षित होकर
टेररकोन पृथ्वी पर आते हैं और संग्रहालय के बाहर ऑटोबोट्स पर हमला करते हैं, जिसके साथ एलेना संघर्ष में फंस जाती है। स्कॉर्ज भौंरा को मार देता है, चाबी चुरा लेता है और मैक्सिमल एराजोर के आने पर पीछे हट जाता है। एराजोर ने खुलासा किया कि मैक्सिमल सहस्राब्दियों से पृथ्वी पर छिपे हुए हैं और स्कॉर्ज के पास ट्रांसवर्प कुंजी का केवल आधा हिस्सा है, जिसे यूनिक्रॉन से दूर रखने के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्टिमस इस बात पर जोर देता है कि कुंजी को फिर से उड़ा जाए ताकि ऑटोबोट्स घर लौटने के लिए इसका उपयोग कर सकें, जबकि नूह पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रूप से कुंजी को नष्ट करने की साजिश रचता है। एलेना ने निष्कर्ष निकाला कि चाबी का दूसरा आधा हिस्सा पेरू के एक छिपे हुए मंदिर में है। कार्गो विमान ऑटोबोट स्ट्रेटोस्फियर उन्हें पेरू ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात व्हीलजैक से होती है, जो उन्हें मंदिर तक ले जाता है। हालांकि पता चला है कि कुंजी का दूसरा भाग अब वहां नहीं है। टेररकोन फिर से हमला करता है और स्कॉर्ज यूनिक्रॉन की डार्क एनर्जी से एराजोर को भ्रष्ट कर देता है। इसके बाद ऑटोबोट्स ऑप्टिमस प्राइमल और अन्य मैक्सिमल्स से मिलते हैं, जिन्होंने चाबी का दूसरा भाग एक मानव जनजाति को सौंपा है। इसके साथ उन्होंने सहस्राब्दियों तक काम किया है। स्कॉर्ज का भ्रष्टाचार एराजोर पर हावी हो जाता है, जिसे एलेना को बचाने के अनुरोध पर प्राइमल अनिच्छा से मार देता है। अराजकता में नूह कुंजी के दूसरे भाग को नष्ट करने का प्रयास करता है, लेकिन ऑप्टिमस उसे अन्यथा मना लेता है। स्कॉर्ज इसे चुरा लेता है और फिर 2 हिस्सों को फिर से जोड़ता है, एक टावर खड़ा करता है और पृथ्वी के ऊपर एक पोर्टल खोलता है, जिसे यूनिक्रॉन जल्द ही पार कर जाएगा। ऑप्टिमस और नूह अपने घरेलू संसार को यूनिक्रॉन से बचाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हैं। जबकि ऑटोबोट्स और मैक्सिमल्स टेररकॉन सेना से लड़ते हैं, नूह और एलेना कुंजी के करीब घुस जाते हैं। एलेना द्वारा उजागर किए गए एक्सेस कोड के साथ इसे निष्क्रिय करने की योजना बना रहे हैं। लड़ाई के दौरान स्कॉर्ज ने मिराज को घायल कर दिया, जो नूह की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसके क्षतिग्रस्त शरीर को नूह के लिए एक संचालित एक्सो सूट में बदल देता है ताकि वे एक साथ लड़ सकें। जब कुंजी एनर्जोन संक्रमित घाटी को सक्रिय करती है, तो भौरा पुनः सक्रिय हो जाता है। वह ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स को लड़ाई का रुख मोड़ने में मदद करता है। ऑप्टिमस स्कॉर्ज को मार देता है, लेकिन इससे पहले नहीं कि वह पोर्टल को बंद होने से रोकने के लिए नियंत्रण कंसोल को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्टिमस कुंजी को नष्ट कर देता है और पोर्टल को ध्वस्त कर देता है, खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नूह और प्राइमल उसे विस्फोटित भंवर में फंसने से बचाते हैं, जो शेष टेररकॉन सेना को नष्ट कर देता है और यूनिक्रॉन को फंसे छोड़ देता है। इसके बाद साइबरट्रॉन लौटने में असमर्थ ऑटोबॉट्स ने पृथ्वी को अपना नया घर घोषित किया और मैक्सिमल्स के साथ इसकी रक्षा जारी रखने की कसम खाई। एलेना को पेरू में मंदिर की खोज के लिए मान्यता मिलती है, जबकि नूह एक सुरक्षा नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेता है, लेकिन पाता है कि उसे वास्तव में गुप्त सैन्य संगठन जीआई जो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जो क्रिस की स्वास्थ्य देखभाल को कवर करेगा। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में नूह रीक के कबाड़ पोश भागों का उपयोग करके मिराज की मरम्मत करता है, जो दावा करता है कि यह सड़क के लायक नहीं है, और नूह ने रीक के सामने मिराज को बदलने के लिए बुलाकर उसे गलत ठहराया। ढालना। मुख्य लेख ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला के कलाकारों और पात्रों की सूची। इंसानों। नूह डियाज के रूप में एंथोनी रामोस, एक पूर्व सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ जो ब्रुकलिन में अपने परिवार के साथ रहता है, उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहा है। 9-10 एलेना वालेस के रूप में डोमिनिक फिशबैक, एक कलाकृति शोधकर्ता और एक संग्रहालय में प्रशिक्षु। 9-10
नूह की मां ब्रीना डियाज के रूप में लूना लॉरेन वेलेस। 11 क्रिस डियाज के रूप में डीन स्कॉट वास्क्वेज, नूह का छोटा भाई जो सिकल सेल रोग से पीड़ित है। 12 रीक के रूप में टोबे निगवे, नूह का दोस्त जो उससे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के बारे में बात करता है। 13-14 यह किरदार कैपल के पारस्परिक सबसे अच्छे दोस्त पर आधारित था, जिसकी 2021 में फिल्मांकन से पहले मृत्यु हो गई थी। 15 जिलियन रॉबिन्सन के रूप में सारा स्टाइल्स, संग्रहालय में एलेना की बॉस जो उसके काम का श्रेय लेती रहती है। सुश्री ग्रीन के रूप में लेनी पार्कर, एक अस्पताल प्रशासक जो क्रिस की नियुक्ति के लिए भुगतान के बारे में नूह से सवाल करती है। बिशप के रूप में एडन डिवाइन, एक सुरक्षा प्रमुख जो नूह के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर से बात करने के कारण नूह के साथ नौकरी के लिए साक्षात्कार रद्द कर देता है। अमारू के रूप में लुकास हुरानक्का, एक जनजाति का वंशज जिसने सैकड़ों वर्षों तक मैक्सिमल्स की मदद की। एजेंट बर्क के रूप में माइकल केली, जीआई जो के लिए एक गुप्त भर्तीकर्ता। 16 लेस्ली स्टाल स्वयं के रूप में, वह 60 मिनट्स में एलेना द्वारा खोजे गए भूमिगत खंडहरों के बारे में साक्षात्कार करती हुई दिखाई देती है। ट्रांसफॉर्मर ऑप्टिमस प्राइम के रूप में पीटर कुलेन, ऑटोबोट प्रतिरोध का नेता जो लाल 1987 फ्रेटलाइनर एफएलए सेमी ट्रक में बदल जाता है। 17 कैपल ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि फिल्म में ऑप्टिमस प्राइम का बेनकाब चेहरा कुलेन के बाद ही डिजाइन किया गया था। 18 ऑप्टिमस प्राइमल के रूप में रॉन पर्लमैन, मैक्सिमल्स का नेता जो पश्चिमी तराई गोरिल्ला में बदल जाता है। 19 फिल्म में चरित्र का जानवर मोड अप्रयुक्त अवधारणा कला पर आधारित था जिसे 2017 की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट में शामिल करने के लिए चित्रित किया गया था। 20 स्कॉर्च के रूप में पीटर डिंकलेज, टेररकॉन्स के नेता और एक ट्रॉफी शिकारी जो एक काले पीटरबिल्ट 359 लॉगिन सेमी ट्रक में बदल जाता है। 21 एराजोर के रूप में मिशेल येओह, एक मैक्सिमल योद्धा जो एक घुमंतू बाज में बदल जाता है। 21-22 मिराज के रूप में पीट डेविडसन, एक ऑटोबोट जासूस जो होलोग्राम प्रोजेक्ट कर सकता है और एक सिल्वर ब्लू पोर्श 964 कैरेरा आरएस 3.8 में बदल सकता है। और संक्षेप में फॉर्मूला 1 कार, एक लेम्बोर्गिनी काउंटैच, एक कचरा ट्रक और एक 100 सूट में बदल सकता है। 21-22 डेविडसन ने अपने विद्रोही व्यक्तित्व के कारण मिराज को आवाज देने को जिम कैरी की द मास्क मीट्स बग्स बन्नी के रूप में वर्णित किया। 23 आरसी के रूप में लिजा कोशी, एक ऑटोबोट शार्पशूटर जो लाल सफेद दुकाटी 916 मोटरसाइकिल में बदल जाती है। 13 स्ट्रेटोस्फियर के रूप में जॉन डिमैगियो, एक ऑटोबोट एयर सोल्जर जो फेयरचाइल्ड C-119 फ्लाइंग बॉक्सकार कार्गो विमान में बदल जाता है जो ऑटोबोट्स को उनके वैश्विक साहसिक कार्य में परिवहन प्रदान करता है। 13 डेविड सोबोलो जैसा राइनॉक्स, एक मैक्सिमल कमांडो जो एक सफेद गैंडे में बदल जाता है। 21 बैटल ट्रैप, एक टेररकॉन एनफोर्सर जो नारंगी रंग के 1980 के दशक के GMC टॉपकिक C-7000 टो ट्रक में बदल जाता है। 13 अपेलिनक, पिछला मैक्सिमल नेता जो एक पहाड़ी गोरिल्ला में बदल जाता है और अपनी भुजाओं पर वापस लेने योग्य ब्लेड रखता है। 24 नाइटबर्ड के रूप में मिशेला जे रोड्रिग्ज, एक टेररकॉन निंजा जो निसान स्काईलाइन GT-R R33 में बदल जाता है। 21 यूनिक्रॉन के रूप में कोलमैन डोमिंगो, एक विश्वभक्षी ग्रह के आकार का ट्रांसफार्मर जो टेररकॉन्स के मास्टर के रूप में कार्य करता है। 25 द लास्ट नाइट में पहले छेड़े जाने के बाद यह चरित्र का पहला उचित लाइव एक्शन चित्रण है। 26 व्हीलजैक के रूप में क्रिस्टो फर्नांडीज,
एक ऑटोबोट वैज्ञानिक और मैकेनिक जो मैक्सिकन लहजे में बोलते हुए भूरे और सफ़ेद 1970 के दशक की वोक्सवैगन टाइप 2 पैनल बस में बदल जाता है। 13 चीटोर के रूप में टोंगाई चिरिसा, एक मैक्सिमल स्काउट जो चीता में बदल जाता है। 27 न बोलने वाले पात्र। बम्बलबी एक ऑटोबोट स्काउट जो एक संशोधित पीली काली 1970 के शेवरले कैमेरो में बदल जाता है, जो बाद में सभी इलाके के एक्सटेंशन से सुसज्जित है। बम्बलबी में ब्लिट्जविंग द्वारा अपना वॉयस बॉक्स खो जाने के कारण वह केवल बीप और पूर्व रिकॉर्ड किए गए फिल्म उद्धरणों के माध्यम से संवाद कर सकता है। स्वीप्स मकड़ी जैसे आतंकियों की एक सेना। स्कॉर्च के शरीर में दो अंतर्निर्मित हैं, जिनकी प्रचार सामग्री में फ्रीजर 28 और नोवाकेन के रूप में पहचान की गई है। स्कॉर्पोनोक्स रोबोटिक बिच्छुओं की एक सेना, जिसे प्रचार सामग्री में प्रेडाकॉन्स के रूप में पहचाना गया है। उत्पादन विकास। दिसंबर 2018 में जब ट्रांसफॉर्मर्स फ्रैंचाइज के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने कहा कि एक और बड़ी ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म का निर्माण किया जाएगा और यह उन लोगों से अलग होगी जो हमने पहले बनाए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक विकास के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि इसमें सृजन करने की अधिक स्वतंत्रता है और वे इसके साथ क्या कर सकते हैं। उस वर्ष बम्बलबी की सफलता के बाद उन्होंने कहा कि श्रृंखला फिल्म से प्रेरित होकर स्वर और शैली में कुछ बदलाव करेगी। 29 बम्बलबी का निर्देशक ट्रैविस नाइट ने कहा कि उनका लक्ष्य अपने एनिमेशन स्टूडियो लाइका में लौटना था, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास अगली कड़ी के लिए कुछ विचार हैं। 30 जॉन सीना ने अगली कड़ी में अपनी भूमिका को दोहराने में रुचि व्यक्त की। 31 लेखिका क्रिस्टीना हॉडसन ने कहा कि वह जानती है कि वह अगले के साथ कहां जाना चाहती है। 1932 जनवरी 2019 के अंत में एक सीक्वल की घोषणा की गई थी। 1933 मार्च में डी बोनावेंटुरा ने पुष्टि की कि वे बम्बलबी सीक्वल के लिए एक स्क्रिप्ट विकसित कर रहे थे। 34 जनवरी 2020 में पैरामाउंट पिक्चर्स कथित तौर पर दो अलग-अलग ट्रांसफॉर्मर फिल्मों पर काम कर रहा था, एक जेम्स वेंडरबिल्ट द्वारा लिखित और दूसरी जॉबी हेरोल्ड द्वारा लिखित। 1935 नवंबर में स्टीवन कैपल जूनियर को हेरोल्ड की पटकथा निर्देशित करने के लिए नियुक्त किया गया था। 36 फरवरी 2021 में यह पता चला कि फिल्म कार्यकारी शीर्षक ट्रांसफॉर्मर्स बीस्ट एलायंस के तहत चल रही थी, जो कि बीस्ट वॉर्स फ्रैंचाइजी के पात्रों की शुरुआत का संकेत देती है। 1937 जून में पैरामाउंट द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान डी बोनावेंचुरा और कैपल ने ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स के रूप में आधिकारिक शीर्षक का खुलासा किया। यह बम्बलबी सीक्वल और बीस्ट वॉर्स फिल्म दोनों एक साथ होने का खुलासा 38 और इसकी पुष्टि की इसमें मैक्सिमल्स, प्रेडेकन्स और टेररकॉन्स गुट पर एक नया दृष्टिकोण शामिल होगा। 39 फिल्म का लहजा और एक्शन टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991 से काफी प्रभावित था। 40 प्रेडेकन्स की घोषणा के बावजूद तैयार फिल्म में ऐसा कोई सदस्य दिखाई नहीं दिया। 41 अप्रैल 2023 के एक साक्षात्कार में डी बोनावेंटुरा ने कहा कि फिल्म की कहानी में 2007 की फिल्म से पहले ऑप्टिमस प्राइम के लिए एक चरित्र आर्क होगा, जो उनकी शीर्षक फिल्म में बम्बलबी के समान होगा। 1942 मई में कैपल ने कहा कि 2007 की फिल्म की घटनाओं को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन यह भी कि कहानी स्टैंडअलोन होगी और आखिरकार आपको बस यह जानने की जरूरत है कि वे साइबरट्रॉन में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। 8 माइकल बे फिर से पिछली फिल्म के समान निर्माताओं के साथ निर्माता के रूप में काम करते हैं। डंकन हेंडरसन निर्माता के रूप में शामिल हुए, जो अग्नाशय कैंसर से उनकी मृत्यु से पहले उनकी अंतिम फिल्म होगी।
एक ढलाई 2020 गैलेक्सी कॉन रिचमंड में कलन, 2022 में पर्लमैन, 2023 में पीटर डिंकलेज, 2013 में डेविडसन, अगस्त 2017 में कोशी, 2023 में फर्नांडीज, 2020 में रोड्रिगेज, हाँ 2017 में, 2022 फीनिक्स फैन फ्यूजन में डिमैगियो, 2022 में कोलमैन। शीर्ष पीटर कुलेन, रॉन पर्लमैन और पीटर डिंकलेज ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमस प्राइमल और स्कॉर्च के लिए आवाजें प्रदान करते हैं। मध्य पीट डेविडसन, लिजा कोशी और क्रिस्टो फर्नांडीज ने मिराज, अर्सी और व्हीलजैक को आवाज दी। नीचे मिशेला जे रोड्रिग्ज, मिशेल येओह, जॉन डिमैगियो और कोलमैन डोमिंगो ने नाइटबर्ड, एराजोर, स्ट्रेटोस्फियर और यूनिक्रॉन को आवाज दी है। दोस्तों, इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 27 मई 2023 को इसे रिलीज़ किया गया था और 9 जून 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक तरह से लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ इसकी मेन बेस लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश थी। बाकी वर्ल्ड वाइड इसे एक तरह से हमेशा से रिलीज़ किया जा रहा है जब से ये ट्रांसफार्मर का एक तरह से यूनिवर्स आया है। दोस्तों, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है और प्राइम वीडियो ने इसके राइट्स खरीदे हैं। बाकी दोस्तों, इसी के साथ इसकी एक तरह से लेंथ की बात की जाए तो 127 मिनट टोटल इसकी लेंथ थी और बजट के बारे में बात की जाए तो लगभग 195 से 200 मिलियन डॉलर्स के बीच में इसका एक तरह से बजट था। कलेक्शन इसका उतना ठीक ठाक नहीं हुआ है पिछली जो पिछ रही है उनके मुकाबले। दोस्तों, इसने तकरीबन 440 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन किया है। दुगना तो है लेकिन पिछली जो मूवीज़ हैं उनसे कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन कंफर्म इसका अगला पार्ट हमें देखने को मिलेगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी और जानकारी मैं आगे आपको देता हूँ। जोंगनिक बोनटेम्प्स ने पहले कैपल के साथ उनके निर्देशन की पहली फिल्म द लैंड में काम करने के बाद फिल्म का स्कोर प्रदान किया था। बोनटेम्प्स स्टीव जैब्लॉन्स्की और डारियो मैरिएनेली के बाद श्रृंखला के तीसरे संगीतकार हैं। 60 स्कोर के लिए रिकॉर्डिंग सत्र 27 मार्च 2023 को वार्नर ब्रदर्स के ईस्टवुड स्कोरिंग स्टेज पर शुरू हुआ। 61 जाब्लॉन्स्की बाद में फिल्म के स्कोर में शामिल हो गए। 62 यह स्कोर ट्रांसफॉर्मर्स 2007 के लिए जैब्लॉन्स्की द्वारा लिखे गए ट्रैक अर्थात अराइवल टू अर्थ और नो सैक्रिफाई नो विक्ट्री के साथ साथ द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी 1986 से विंस डिकोला के यूनिक्रॉन मेडले का संदर्भ देता है। 63 फिल्म की सेटिंग की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए कैपल ने पुष्टि की कि रैप ग्रुप वू-टांग क्लैन और ए ट्राइब कॉल्ड क्वेस्ट के ट्रैक दिखाए जाएंगे। 64 18 मई 2023 को टोबे निगवे और एनेस द्वारा रचित और जैकब बैंक्स की विशेषता वाला गीत ऑन माई सोल फिल्म के साउंड ट्रैक से एकल के रूप में जारी किया गया था। 65 विपणन पैरामाउंट ने अप्रैल 2022 में अपने सिनेमाकॉन प्रेजेंटेशन में फिल्म की एक सिजल रील दिखाई। 66 1 दिसंबर 2022 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया था। 67 बीईटी के साथ एक साक्षात्कार में कैपल ने ट्रेलर के गीत को चुनने के अपने निर्णय पर चर्चा की। द कुख्यात बिग द्वारा जूसी का रीमिक्स उन्होंने इसे सही विकल्प के रूप में समझाया। कुख्यात बिग का एल्बम रेडी टू डाई 1990 के दशक में जारी किया गया था, जिस समयावधि में फिल्म सेट की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि कुख्यात बिग की आवाज और उस युग और समय में उनका क्या मतलब था ने वे जो कुछ भी कर रहे थे उसमें से अधिकांश को पकड़ लिया। पतली परत 68 ट्रेलर को अपने पहले 24 घंटों में यूट्यूब पर 238 मिलियन बार देखा गया, जो पैरामाउंट के इतिहास में किसी भी पिछले ट्रेलर से अधिक है और उस 24 घंटे के चक्र में 2 एवेंजर्स एंड गेम 2019 ट्रेलरों और पहले स्पाइडर के बाद चौथे स्थान पर था। मैन नो वे होम 2021 ट्रेलर। इसके अलावा ट्रेलर ने पहले सप्ताह में 494 मिलियन वैश्विक क्रॉस प्लेटफॉर्म व्यूज भी हासिल किए,
जो उस सप्ताह जारी अन्य फिल्म ट्रेलरों जैसे इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी द सुपर मारियो ब्रदर्स की व्यूज संख्या से अधिक है। मूवी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 369 12 फरवरी 2023 को सुपर बाउल एलवीआईआई के दौरान टीवी स्पॉट के रूप में 30 सेकंड का पोस्ट विज्ञापन प्रसारित किया गया। 70 ऑप्टिमस प्राइम को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 4 मार्च 2023 को निकेलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स में प्रदर्शित किया गया था। 71 एक महीने से अधिक समय के बाद प्राइम कोचेला 2023 में दिखाई देगा, जिसमें फिल्म के सितारों में से एक टोबे निगवे को प्रस्तुत किया जाएगा। 72 ट्रेलर 27 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था। 73 इसमें DMX द्वारा रफ राइडर्स एंथम का उपयोग किया गया है। कई टिप्पणीकारों ने फिल्म के मुख्य खलनायक के रूप में स्कॉर्ज और यूनिक्रॉन की उपस्थिति पर प्रकाश डाला, हालांकि कुछ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस्तेमाल किया गया DMX गाना फिल्म के सेट होने के 4 साल बाद 1998 तक जारी नहीं किया गया था। 74-75 मुक्त करना ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स का विश्व प्रीमियर 27 मई 2023 को सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स में हुआ था। 76, 77 और 9 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 78 आईमैक्स में, 79 डॉल्बी सिनेमा, 80 4DX, 81 और रेलडी 3D प्रारूप। 82 फिल्म को इसकी प्रारंभिक रिलीज तिथि 24 जून 2022 से विलंबित किया गया। 78 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को 6 जून 2023 दक्षिण कोरिया में से लेकर 22 जून 2023 तक की तारीखों में रिलीज किया गया। फिल्म की ऑस्ट्रेलियाई रिलीज की तारीख। यह फिल्म जापान में 4 अगस्त 2023 को रिलीज हुई थी। 6 होम मीडिया ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स को 11 जुलाई 2023 को डिजिटल HD पर रिलीज किया गया था और 10 अक्टूबर 2023 को 4K अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर रिलीज किया गया था। 83 स्वागत बॉक्स ऑफिस 9 अगस्त 2023 तक ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $157.1 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $281.9 मिलियन की कमाई की है, जबकि दुनिया भर में इसकी कुल कमाई $439 मिलियन है। 7-6 इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और यह फ्रेंचाइजी की सबसे कम कमाई वाली किस्त है। 84 85 86 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में राइज ऑफ द बीस्ट्स को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3,673 थिएटरों से $50.60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था। 87 फिल्म ने अपने पहले दिन $25.6 मिलियन की कमाई की, जिसमें बुधवार और गुरुवार रात की पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग से $8.8 मिलियन शामिल हैं, जो द लास्ट नाइट 2017 में $5.5 मिलियन और बम्बलबी 2018 में $2.85 मिलियन की कुल कमाई से अधिक है। इसने बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए $60.5 मिलियन की कमाई की। 88 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म 67% गिरकर $20 मिलियन रह गई और चौथे स्थान पर रही। 89 इसके बाद इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $11.6 मिलियन कमाए। 90 फिल्म ने पेरू में रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने शुरुआती सप्ताह में 165 943 की कमाई की। 91 और 10 अगस्त 2023 तक 52.6 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एवेंजर्स एंडगेम को पीछे छोड़ते हुए यह पेरू में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जबकि 3.7 मिलियन दर्शकों को भी लाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका
चीन और मैक्सिको के बाद पेरू फिल्म के लिए चौथा सबसे अधिक कमाई करने वाला क्षेत्र था। 92-93। अहमियत भरा जवाब। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 231 आलोचकों में से 52% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, सेट के टुकड़ों के बीच कुछ वास्तविक मानवीय नाटक और शीर्षक पात्रों के प्रति स्पष्ट स्नेह के लिए धन्यवाद। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स फ्रैंचाइज की अधिक मनोरंजक प्रस्तुतियों में से एक है। 94 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 51 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 42 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 95 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दी, या जबकि पोस्ट ट्रैक में सर्वेक्षण करने वालों ने इसे 83% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया। 68% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 88। IGN के मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 7 अंक देते हुए कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स साबित करता है कि बम्बलबी एक संयोग नहीं था और ट्रांसफॉर्मर्स श्रृंखला अंततः सही दिशा में तेजी ला रही है। 96 रोजर एबर्ट कॉम की क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 2.5 स्टार दिए और इसे फ्रेंचाइज की अधिकांश पेशकशों से बेहतर कहा, लेकिन हिस्सेदारी की कमी और मानवीय पात्रों के बजाय सेट के टुकड़ों पर जोर देने की आलोचना की। 97 स्क्रीन रेंट के ग्रीन गुटमैन ने फिल्म को 5 में से 2.5 सितारों का स्कोर देते हुए कहा, राइज ऑफ द बीस्ट्स में कुछ उज्ज्वल बिंदु हैं, लेकिन ये काफी हद तक कई सामान्य भागों द्वारा ढके हुए हैं, जो कि पिछली 6 ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों में से किसी में भी जगह से बाहर नहीं होना चाहिए। 98 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार देते हुए लिखा, कभी भी डरो मत, हालांकि पुराने स्कूल का साहसिक जल्द ही एक और फास्ट कट संदिग्ध CGI ईंधन वाले एक्शन सीक्वेंस का रास्ता दिखाता है। दांव लग सकता है यह कम नहीं होगा, उत्साह किसी भी कम स्पष्ट होगा। हमने पहले ही कितनी बार इन बहुत लंबे युद्ध दृश्यों को देखा है, जिसमें कंप्यूटर निर्मित मशीनें और बटाया जीव एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को फाड़ देते हैं, जबकि यह घोषणा करते हैं कि सब कुछ आज समाप्त होता है या ऐसी कोई बात। 99 पुरस्कार। ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स को 2023 गोल्डन ट्रेलर अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ समर 2023 ब्लॉकबस्टर ट्रेलर के लिए नामांकित किया गया था। 101 इसे 2023 हॉलीवुड प्रोफेशनल एसोसिएशन अवॉर्ड्स में उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव फीचर फिल्म के लिए नामांकन मिला। 102 बोन्टेम्स को 14वें हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर साइंस फिक्शन बटा फैंटेसी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 103 भविष्य। अगली कड़ियों। फरवरी 2022 में पैरामाउंट ने घोषणा की कि राइज ऑफ द बीस्ट्स ट्रांसफॉर्मर्स श्रृंखला में 3 नई किस्तों में से पहली होगी। 104-105 मई 2023 में यह भी घोषणा की गई कि पैरामाउंट ट्रांसफॉर्मर्स और GI जो फ्रेंचाइजी के बीच एक क्रॉसओवर की भी योजना बना रहा था। 106 राइज ऑफ द बीस्ट्स का अंत एक संभावित भविष्य का संकेत देता है, जिसमें नूह को GI जो में शामिल होने के लिए कहा गया है। 107 जुलाई 2023 में डी बोनावेंटुरा ने कहा कि हालांकि क्रॉसओवर फ्रेंचाइज की पहली 5 किस्तों की निरंतरता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनका मानना था कि निरंतरता अतिरंजित है, क्योंकि कभी-कभी आप एक महान विचार से चूक जाते हैं। 108 एनिमेटेड प्रीक्वल। ट्रांसफॉर्मर्स 1 नामक एक फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के युवा संस्करणों के रूप में क्रिस हेम्सवर्थ और ब्रायन टायर हेनरी अभिनीत हैं, 13 सितंबर 2024 को रिलीज होने वाली है।
109 इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, जिसने इसके लिए प्रभाव प्रदान किया। लाइव एक्शन फिल्में फिल्म के लिए एनिमेशन प्रदान करने के लिए वापस आएंगी। डॉन मर्फी, जन्म अप्रैल 1967, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने नेचुरल बॉर्न किलर्स, रियल स्टील, स्प्लिस और ट्रांसफॉर्मर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन सहित कई अन्य फिल्मों का निर्माण किया। वैयक्तिक पृष्ठभूमि। अप्रैल 1967 में जन्मे मर्फी हिक्सविले, न्यूयॉर्क में पले बढ़े और उनकी शिक्षा माइनोला, न्यूयॉर्क के चैमिनेड हाई स्कूल में हुई। उन्होंने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मैकडोनो स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BSBA) में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक दो शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद उन्हें जॉर्जटाउन लॉ में स्वीकार कर लिया गया। 3 मर्फी 3 साल तक जॉर्जटाउन स्कूल अखबार द होया के लिए फिल्म समीक्षक थे और गर्मियों में अपने पिता की विज्ञापन एजेंसी में नौकरी के दौरान उन्होंने ब्लो आउट 1981, अंडर द रेनबो 1981 और रैगटाइम 1981। 1 मार्च 1986 में मर्फी को एहसास हुआ कि उनकी पहचान कानून के बजाय फिल्मों में है। उन्होंने कैलिफोर्निया में स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन, जिसे अब USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स कहा जाता है, में दाखिला लिया, जहां उनके सहपाठी थे जिनमें अंतिम निर्देशक ब्रायन सिंगर, जॉन टर्टलटाब, गैरी फ्लेडर और स्टीफन सोमरस शामिल थे, और उन्होंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। 2-3 उन्होंने फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक सुसान मोंटफोर्ड से शादी की है, जिनके साथ वह अक्सर सहयोग करते हैं। 1-3 आजीविका। स्नातक फिल्म कार्यक्रम पूरा करने के बाद मर्फी ने जेन हैम्शेर के साथ मिलकर क्वेंटिन टारनटिनो द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर नेचुरल बॉर्न किलर का निर्माण किया, जो उस समय अज्ञात था। निर्देशक ओलिवर स्टोन फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने मर्फी और हैम्शेर को ऑन सेट निर्माता के रूप में स्थापित किया, जिसे फिल्म निर्माण में क्रैश कोर्स के बराबर के रूप में वर्णित किया गया था। मर्फी ने कहा, अगर ओलिवर नहीं होता तो हम वहां नहीं होते जहां हम हैं। 4 फिल्म ने 1994 में रिलीज होने पर ध्यान आकर्षित किया और हैम्शेर ने सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक किलर इंस्टिंक्ट में फिल्म में निर्माताओं की भागीदारी का दस्तावेजीकरण किया। 2 1998 में मर्फी ने प्रोडक्शन कंपनी एंग्रे फिल्म्स बनाई। 5 उन्हें द उजुअल सस्पेक्ट्स का अधूरा कट देखने का अवसर मिला, जिसका निर्देशन USC के एक सहपाठी सिंगर ने किया था। उन्होंने स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित और 1998 में रिलीज हुई एप्ट प्यूपिल पर एक साथ काम करने का फैसला किया। 3 इसके बाद मर्फी ने 2001 की फिल्म बुली में निर्माता के रूप में काम किया। इसके निर्देशक लैरी क्लार्क मूल पटकथा से प्रभावित नहीं थे, लेकिन मर्फी द्वारा उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद उन्होंने फिल्म के लिए प्रतिबद्धता जताई। 6 मर्फी की रुचि एलन मूर के ग्राफिक उपन्यासों जैसे फ्रॉम हेल और द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन को फिल्म में ढालने में भी बढ़ी। उन्होंने ह्यूज ब्रदर्स द्वारा निर्देशित और 2001 में रिलीज हुई फिल्म फ्रॉम हेल का निर्माण किया, साथ ही स्टीफन नॉरिंगटन द्वारा निर्देशित और 2003 में रिलीज हुई फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन का निर्माण किया। 8 मर्फी और निर्माता टॉम डेसेंटो ने हैस्ब्रो से ट्रांसफॉर्मर्स टॉय लाइन के अधिकार का विकल्प चुना और इसे हॉलीवुड स्टूडियो में पेश किया। मर्फी के अनुसार स्टूडियो शुरू में बंद हो गया, लेकिन फिर बचपन में ट्रांसफॉर्मर्स के साथ खेलने वाली पीढ़ी के युवा कर्मचारियों को शामिल करते हुए आगे की आंतरिक बैठकों के बाद रुचि व्यक्त करना शुरू कर दिया। 3 पैरामाउंट पिक्चर्स और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने संपत्ति का पीछा किया और ड्रीमवर्क्स इसमें शामिल हो गया। 9 ड्रीमवर्क्स के कार्यकारी माइकल डी लुकानेस्ट इवन स्पीलबर्ग को यह विचार प्रस्तावित किया, जिन्होंने इस परियोजना को स्वीकार किया और माइकल बे को फिल्म का निर्देशन करने के लिए मना लिया।
ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही थी। 3 निर्माण के दौरान मर्फी ने अपनी निजी वेबसाइट पर एक मंच की मेजबानी की ताकि ट्रांसफॉर्मर्स के प्रशंसक फिल्म पर चर्चा कर सकें और सुझाव दे सकें, जिससे वे फिल्म की स्क्रिप्ट और कास्टिंग को प्रभावित कर सकें। हालांकि यह फोरम फिल्म के लिए एक आधिकारिक साइट के बजाय मर्फी का निजी प्रोजेक्ट बना रहा। हाँ, आंशिक रूप से उनके कॉरपोरेट साझेदारों की इस बेचैनी के कारण कि वेबसाइट को कैसे देखा जा सकता है। 10 मर्फी 2009 की सीक्वल ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन के शुरुआती निर्माताओं में से एक थे। फिल्मोग्राफी। निर्माता प्राकृतिक जन्मे हत्यारे 1994, डबल ड्रैगन 1994, उपयुक्त छात्र 1998, परमानेंट मिडनाइट 1998, बुली 2001, नरक से 2001, असाधारण सज्जनों की लीग 2003, ट्रांसफार्मर 2007, उन्हें गोली मारो 2007, जबकि वह बाहर थी 2008, ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन 2009, रियल स्टील 2011, ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून 2011, वैम्पायर अकादमी 2014, ट्रांसफार्मर विलुप्त होने की आयु 2014, ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट 2017, भौरा 2018, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023। कार्यकारी निर्माता सोमवार की सुबह 1990, ब्याह 2010, जेमिनी मैन 2019, कैरियर डेसेंटो फिल्म इतिहास की कई सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी एक्स-मेन ट्रांसफॉर्मर्स के संस्थापक लेखक बटा निर्माता हैं। होम वीडियो मर्चेंडाइजिंग और वीडियो गेम में अरबों डॉलर के अलावा डेसेंटो की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर प्रति फिल्म औसत $746 मिलियन से अधिक के साथ दुनिया भर में $5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। एक्स-मेन की सफलता के बाद डेसेंटो ने यूनिवर्सल टेलीविजन के लिए विकसित करने के लिए बैटलस्टार गैलेक्टिका के रिबूट पर काम करना शुरू किया। यह शो अंततः 2003 में वापस आया, लेकिन रोनाल्ड डी मूर के निर्देशन में। इसके बाद डेसेंटो एक्स-2 एक्स-मेन यूनाइटेड की रचनात्मक टीम का हिस्सा बन गए, जिसमें फीनिक्स कहानी की निरंतरता भी शामिल है, जिसे डेसेंटो ने पहली फिल्म में स्थापित किया था। उसी वर्ष वह ट्रांसफॉर्मर्स की ओर चले गए, जो एक और निष्क्रिय संपत्ति थी जिसके वे बचपन से प्रशंसक थे। डेसेंटो ने यह विचार अपने मित्र और साथी निर्माता डॉन मर्फी के पास लाया। डेसेंटो की पिच और ब्रह्मांड की समझ के आधार पर हैस्ब्रो ने उन्हें मुफ्त में अधिकार दिए। उन स्टूडियो प्रमुखों के लिए जो इस शो के साथ बड़े नहीं हुए थे, ट्रांसफॉर्मर एक कठिन बिक्री थी। प्रमुख स्टूडियो द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद डेसेंटो ने ड्रीमवर्क्स में दूसरी बार काम किया। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा उनके इलाज के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उनका स्टूडियो फिल्म बनाएगा और इस विचार के शुरुआती चैंपियन थे। डेसेंटो ने ड्रीमवर्क्स और पैरामाउंट के साथ प्रोजेक्ट स्थापित किया, अपनी कहानी बेची और निर्माण से जुड़े। लोरेंजो डी बोनावेंचुरा, इतालवी उच्चारण LORENTSODBNAVENTURA, जन्म 13 जनवरी 1957, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और डी बोनावेंचुरा पिक्चर्स के संस्थापक और मालिक हैं। उन्हें जी.आई. जो और ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर $7 बिलियन से अधिक की कमाई की है। एक जीवन और कैरियर। डी बोनावेंटुरा ने 1990 का दशक फिल्म उद्योग में एक कार्यकारी के रूप में बिताया और अंततः वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के विश्वव्यापी प्रोडक्शन के अध्यक्ष बने।
उनकी प्रोडक्शन कंपनी डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स पैरामाउंट पिक्चर्स पर आधारित है। वार्नर ब्रदर्स ने उनके कार्यकाल में द मैट्रिक्स की खोज करना और उसका उत्पादन शुरू करना, साथ ही जेके राउलिंग की हैरी पॉटर पुस्तकों के अधिकार खरीदना शामिल था। 2007 में डी बोनावेंटुरा ने माइकल स्कॉट के फंतासी उपन्यास द सीक्रेट्स ऑफ द इमोर्टल निकोलस फ्लेमिल की 6 भाग श्रृंखला के फिल्म अधिकार खरीदे। डी बोनावेंटुरा ने कहा कि स्कॉट की शानदार श्रृंखला हैरी पॉटर का प्राकृतिक विकास है। डॉक्यूमेंट्री साइड बाय साइड में डी बोनावेंटुरा ने सस्ते डिजिटल कैमरों की सर्वव्यापीता की आलोचना की, जो किसी को भी फिल्म निर्माता बनने की इजाजत देता है, संभावित रूप से मीडिया परिदृश्य को भयानक मनोरंजन से संतृप्त करता है, जिसे जनता गुणवत्ता वाले कार्यों से अलग नहीं कर पाएगी। उनके तर्क में कहा गया कि नए मीडिया का परिदृश्य टेस्टमेकर की कमी के कारण त्रुटिपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन। डी बोनावेंटुरा ने चोएट रोजमेरी हॉल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने फुटबॉल खेला। 3 बाद में उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से एमबीए की उपाधि प्राप्त की। 4 उनके पिता मारियो डी बोनावेंटुरा एक सिम्फनी कंडक्टर थे और उनके चाचा एंथोनी डी बोनावेंटुरा एक कॉन्सर्ट पियानो वादक थे। 5 डी बोनावेंटुरा एक गैर पक्षपाती भ्रष्टाचार विरोधी संगठन क्रिएटिव काउंसिल फॉर रिप्रेजेंट यूएस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 6 उन्होंने 2015 से क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में काम किया है। 7 फिल्मोग्राफी। निर्माता पैरामाउंट पिक्चर्स। वर्ष शीर्षक निदेशक टिप्पणियां 2005 4 भाई जॉन सिंगल्टन। 2007 शूटर एंटोनी फुकवा। ट्रांसफॉर्मर माइकल बे ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के साथ। स्टारडस्ट मैथ्यू वॉन। 2009 कल्पना करो कि कैरी किर्कपैट्रिक। ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलेन माइकल बे ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स के साथ। जीआई जो द राइज ऑफ कोबरा स्टीफन सोमरस। 2011 ट्रांसफॉर्मर चंद्रमा का अंधेरा माइकल बे। 2013 जीआई जो इसका प्रतिकार जॉन एम चू मेट्रो गोल्डविन मेयर के साथ। 2014 जैक रयान शैडो रिक्रूट केनेथ ब्रानग। परिवर्तक विलुप्त होने की आयु माइकल बे। 2017 ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट। 2018 भंवरा ट्रेविस नाइट। 2019 पेट सेमेट्री केविन कोलश। डेनिस विडमायर। 2021 अनंत एंटोनी फुकवा पैरामाउंट प्लस के माध्यम से। नागिन जैसी आंखें रॉबर्ट श्वेंट के मेट्रो गोल्डविन मेयर के साथ। 2023 ट्रांसफार्मर जानवरों का उदय स्टीवन कैपल जूनियर। पेट सेमेट्री ब्लडलाइंस लिंडसे बियर पैरामाउंट प्लस और पैरामाउंट प्लेयर्स के माध्यम से। 2024 ट्रांसफार्मर एक जोश कूली। टीबीए शीर्षक रहित ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म एंजेल मैनुएल सोटो। सोनी पिक्चर्स रिलीज। वर्ष शीर्षक निदेशक 2010 नमक फिलिप नॉयस। 2024 मैडम वेब एस जे क्लार्कसन। समिट एंटरटेनमेंट। वर्ष शीर्षक निदेशक टिप्पणियां 2010 लाल रॉबर्ट श्वेंट के। माइकल बेंजामिन बे जन्म 17 फरवरी 1965 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। उन्हें बड़े बजट उच्च अवधारणा वाली एक्शन फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, जिसमें तेज कटिंग, शैलीगत सिनेमेटोग्राफी और दृश्य और विशेष प्रभावों का व्यापक उपयोग शामिल है, जिसमें विस्फोटों के लगातार चित्रण भी शामिल हैं। 2-3 उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में, जिनमें आर्मागेडन 1998, पर्ल हार्बर 2001 और ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म श्रृंखला 2007 वर्तमान शामिल हैं, ने दुनिया भर में 7-8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है, जिससे वह उन फिल्मों में से एक बन गए हैं।
इतिहास में व्यावसायिक रूप से सबसे सफल निर्देशक। 4-5 वह व्यावसायिक प्रोडक्शन हाउस दी इंस्टीट्यूट उर्फ दी इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनहांस्ड परसेप्टुअल अवेयरनेस के सह संस्थापक हैं। 6 वह प्लैटिनम ड्यून्स के सह मालिक हैं, जो एक प्रोडक्शन हाउस है जिसने हॉरर फिल्मों का रीमेक बनाया है, जिसमें द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार 2003, द एमिटिविल हॉरर 2005, द हिचर 2007, फ्राइडे द 13th 2009 और ए नाइटमेयर शामिल हैं। एल्म स्ट्रीट पर 2010। 7 बे के काम को आम तौर पर फिल्म समीक्षकों द्वारा कम सम्मान दिया जाता है, जबकि द रॉक 1996, ट्रांसफॉर्मर्स 2007, 13 आवर्स, द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी 2016 और एम्बुलेंस 2022 को मामूली सकारात्मक समीक्षा मिली। उनकी अधिकांश अन्य फिल्में, विशेष रूप से 4 ट्रांसफॉर्मर्स सीक्वेल को नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। आलोचकों द्वारा प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बे का जन्म लॉस एंजल्स में हुआ था। उनका पालन पोषण उनके दत्तक माता पिता हैरियट, एक किताबों की दुकान के मालिक और बाल मनोचिकित्सक, और जिम, एक प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार द्वारा किया गया था। 8 उनका पालन पोषण यहूदी के रूप में हुआ। 9 अक्टूबर 2011 उनके दादा रूस से थे। 12 उनकी चचेरी बहन सुसान बे, स्टार ट्रेक अभिनेता लियोनार्ड निमोय की विधवा हैं, जिन्हें उन्होंने अंततः ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून में सेंटिनल प्राइम के लिए आवाज अभिनेता के रूप में चुना। 13 उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में एक्सक्लूसिव क्रॉसरोड्स स्कूल में पढ़ाई की। 14 वे अक्सर एक्शन फिल्मों में अपनी रुचि को अपने बचपन की एक घटना से जोड़ते हैं। एक लड़के के रूप में उन्होंने एक टॉय ट्रेन में कुछ पटाखे जोड़े और अपनी मां के 8 मिलीमीटर कैमरे से आने वाली भीषण आपदा को फिल्माया। अग्निशमन विभाग को बुलाया गया और उसे जमीन पर उतारा गया। 15 बे ने जॉर्ज लुकास के साथ फिल्म उद्योग में इंटर्नशिप की शुरुआत तब की जब वह 15 वर्ष के थे। उन्होंने रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के लिए स्टोरी बोर्ड दाखिल किया, जिसके बारे में उन्हें लगा कि यह भयानक होने वाला है। थिएटर में इसे देखने के बाद उनकी राय बदल गई और वह उस अनुभव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म निर्देशक बनने का फैसला किया। 16 उन्होंने 1986 में वेस्लेयन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और फिल्म दोनों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 17-18 वह साई अपसिलोन बिरादरी के सदस्य थे और फिल्म इतिहासकार जीनिन बसिंगर के पसंदीदा छात्र थे। 19 अपने स्नातक कार्य के लिए उन्होंने पासाडेना में आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने फिल्म का भी अध्ययन किया। 20 आजीविका 1992-2005 सफलता और स्टारडम। अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी करने के 2 सप्ताह बाद बे ने प्रोपेगेंडा फिल्म्स में काम करना शुरू किया, विज्ञापनों और संगीत वीडियो का निर्देशन किया। 20 उनके 90 सेकंड के द्वितीय विश्व युद्ध से प्रेरित कोका कोला विज्ञापन को कैपिटल रिकॉर्ड्स द्वारा चुना गया था। उनका पहला राष्ट्रीय विज्ञापन रेड क्रॉस के लिए था, जिसने 1992 में क्लियो पुरस्कार जीता था। 21-22 उन्होंने गॉट मिल्क के हिस्से के रूप में गुडबी, सिल्वरस्टीन एंड पार्टनर्स के एरोन बूर विज्ञापन का निर्देशन किया था। 1993 में कैलिफोर्निया मिल्क प्रोसेसर्स बोर्ड के लिए विज्ञापन अभियान, जिसने वर्ष के वाणिज्यिक के लिए ग्रांड प्रिक्स क्लियो पुरस्कार भी जीता। 23-24 संगीत वीडियो में बे की सफलता ने निर्माताओं जेरी ब्रुकहाइमर और डॉन सिम्पसन का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें अपनी पहली फीचर लंबाई फिल्म बैड बॉयज निर्देशित करने के लिए चुना। इसे 1994 में मियामी में शूट किया गया था और इसमें विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस ने अभिनय किया था। एक्शन फिल्म स्मिथ के लिए एक ब्रेकआउट भूमिका थी, जो उस समय टेलीविजन से बदलाव कर रहे थे।
मियामी में शूटिंग करनाबे के लिए एक अच्छा अनुभव था, जो बाद में शहर में एक घर का मालिक बन गया और वहां काफी समय बिताया। 25 फिल्म 19 मिलियन डॉलर में पूरी हुई और 1995 की गर्मियों में 141 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की। 26 बे की सफलता के कारण जेरी ब्रुखाइमर के साथ एक मजबूत साझेदारी और दोस्ती हुई। 27 उनकी अनुवर्ती फिल्म द रॉक 1996 अल्काट्राज द्वीप और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र पर आधारित एक एक्शन फिल्म थी, जिसमें सीन कॉनरी, निकोलस केज और एड हैरिस ने अभिनय किया था। इसका निर्माण जेरी ब्रुखाइमर और डॉन सिम्पसन द्वारा किया गया था, जिनमें से बाद वाले की रिलीज से 5 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। यह फिल्म उन्हीं को समर्पित है। 28 कॉनरी और केज ने 1997 में एमटीवी मूवी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन जोड़ी का पुरस्कार जीता और फिल्म को ग्रेग पी. रसेल केविन ओ के काम के लिए ध्वनि श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कॉनेल और कीथ ए वेस्टर 29-30 द रॉक की सफलता के बाद बे ने डिज्नी के साथ 2 चित्रों के सौदे के साथ अपनी प्रोडक्शन कंपनी बे फिल्म्स की स्थापना की। 1998 के आर्मगेडन के फिल्मांकन के दौरान बे, बाएं और जेरी ब्रुखाइमर 1998 में बे ने फिर से जेरी ब्रुखाइमर के साथ सहयोग किया, इस बार सह निर्माता के रूप में, साथ ही एक्शन एडवेंचर फिल्म आर्मगेडन का निर्देशन भी किया। 31-32 फिल्म कठिन तेल ड्रिलर्स के एक समूह के बारे में है, जिन्हें नासा द्वारा पृथ्वी के साथ टकराव के रास्ते से एक क्षुद्रग्रह को हटाने के लिए भेजा जाता है, जिसमें ब्रूस विलिस, बिली बॉब थॉर्नटन, बेन एफ्लेक और लिव टायलर ने अभिनय किया है। इसे 71वें अकादमी पुरस्कारों में 4 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत शामिल थे। 33 इसने अपने शुरुआती दिन में $9.6 मिलियन और पहले सप्ताहांत में $36.5 मिलियन की कमाई की। 34 इसका $140 मिलियन का बजट 1998 की गर्मियों में सबसे अधिक में से एक था। इसने दुनिया भर में $553 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 35 2001 में बे ने पर्ल हार्बर का निर्देशन किया, जिसमें बेन एफ्लेक, जोश हार्टनेट, केट बेकिंसले और क्यूबा गुडिंग जूनियर ने अभिनय किया। इसे 2001 में मेमोरियल डे सप्ताहांत पर रिलीज किया गया, जिसे फिर से जेरी ब्रुखाइमर के साथ बे द्वारा निर्मित किया गया। इसे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन और सर्वश्रेष्ठ गीत सहित 4 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। केविन ओकोनेल को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि के लिए एक और नामांकन मिला, लेकिन वह जीत नहीं सके। साउंड एडिटिंग श्रेणी में पर्ल हार्बर ने जीत हासिल की, जिससे यह ऑस्कर जीतने वाली बे की पहली और आज तक एकमात्र फिल्म बन गई। 36 बे ने गायक कलाकार फेथ हिल के नामांकित ट्रैक देयर यू विल बी के लिए संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया। 20 बे ने बैड बॉयज 2 के लिए विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस के साथ दोबारा टीम बनाई, जो कि जेरी ब्रुखाइमर के साथ बे का 5वां सहयोग था। इसने घरेलू स्तर पर $138 मिलियन की कमाई की, जो उत्पादन बजट को कवर करने के लिए पर्याप्त थी, और दुनिया भर में $273 मिलियन की कमाई की, जो पहली फिल्म से लगभग दोगुनी थी। 2005 में बे ने इवान मैकग्रेगर और स्कारलेट जोहानसन अभिनीत एक विज्ञान कथा फिल्म दी आइलैंड का निर्देशन किया। यह निर्माता के रूप में जेरी ब्रुखाइमर के बिना बनाई गई पहली फिल्म बे थी। इसके उत्पादन में $126 मिलियन की लागत आई और घरेलू स्तर पर $36 मिलियन और विदेशों में $127 मिलियन की कुल कमाई हुई, जिससे कुल $163 मिलियन की कमाई हुई।
बे ने कहा कि वह घरेलू विपणन अभियान को लेकर सहज नहीं थे, क्योंकि इससे दर्शकों को फिल्म के असली विषय के बारे में भ्रम हो गया था। 37-2007-2016 ट्रांसफॉर्मर्स के सेट पर बे, न्यू मैक्सिको, मई 2006। 2007 में उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी पर आधारित एक लाइव एक्शन फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स का निर्देशन करने के लिए कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ मिलकर काम किया। जुलाई 2007 में रिलीज हुई। उसी साल नवंबर तक इसने दुनिया भर में $709 मिलियन से अधिक की कमाई कर ली थी। 38 बे ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन के लिए निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में लौटे, जो 24 जून 2009 को रिलीज हुई और दुनिया भर में $832 मिलियन से अधिक की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों द्वारा ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, 39 जिसमें रोजर एबर्ट 40, माइकल फिलिप्स 41 और डेविड डेनबी, जिन्होंने बे को आश्चर्यजनक, लगभग शातिर, प्रतिभाहीन कहा था, जैसे अमेरिकी फिल्म समीक्षकों की आक्रामक आलोचनात्मक समीक्षाएं शामिल थीं। 42 यह फिल्म अपने इच्छित दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई और 2009 में इस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। 43442010 में इसने 7 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए और 3 जीते, सबसे खराब पिक्चर, सबसे खराब निर्देशक और सबसे खराब पटकथा। 45 यह 2009 की सबसे अधिक बिकने वाली डीवीडी और ब्लूरे डिस्क में से एक थी, जो डीवीडी प्रारूप में ट्वाइलाइट के बाद दूसरे स्थान पर थी और ब्लूरे प्रारूप में सभी समय की एक थी, जब तक कि ब्लूरे की बिक्री ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। अप्रैल 2010 में जेम्स कैमरून के अवतार का 46-47-48 बे द्वारा निर्देशित ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून 29 जून 2011 को रिलीज हुई। 49 जिसने वैश्विक स्तर पर $123 बिलियन की कमाई की। 50 उनकी अगली फिल्म तुलनात्मक रूप से छोटी थी, जिसे वे वर्षों से विकसित कर रहे थे, जिसका नाम था पेन एंड गेम। 51 पीट कोलिंस द्वारा मियामी न्यू टाइम्स के लेख 52 में वर्णित घटनाओं पर आधारित सच्ची अपराध कहानी, डकैतियों को अंजाम देने के लिए मिलकर काम करने वाले बॉडी बिल्डरों के एक समूह से संबंधित है। 53 इसमें मार्क वाहलबर्ग, ड्वेन जॉनसन, एंथोनी मैकी, टोनी शलहॉब और एड हैरिस ने अभिनय किया। बे फिल्मांकन ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन अभिनेत्रियां अबीगैल क्लेन, मेलानी स्पेक्ट और विक्टोरिया समर गलियारे में चल रही हैं। बे ने ड्रीमवर्क्स IM नंबर 4 का निर्माण किया, जो हार्पर कॉलिंस चिल्ड्रंस बुक्स द्वारा प्रकाशित पिटकस लोर के उपन्यासों की एक श्रृंखला पर आधारित थी। डीजे कारुसो, ईगल आई, डिस्टर्बिया ने निर्देशित किया। 54-55 बे द्वारा निर्देशित चौथी ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन जून 2014 में रिलीज हुई थी। 56 मार्क वाहलबर्ग अभिनीत, इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन की कमाई की। 57 12 जनवरी 2016 को पैरामाउंट पिक्चर्स ने 2012 के बेंगाजी हमले पर आधारित 13 आवर्स रिलीज की, जिसे बे ने निर्मित और निर्देशित किया। जबकि बॉक्स ऑफिस पर बे के करियर की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी। मई 2016 में इसकी डिजिटल रिलीज पर बड़े पैमाने पर डीवीडी की बिक्री हुई और होम वीडियो राजस्व में $40 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। 58 2017 वर्तमान 23 मई 2017 को बे को TCL चीनी थिएटर में अपने स्वयं के हाथ और पदचिह्न समारोह से सम्मानित किया गया। उसकी अंग्रेजी मास्टिफ रिबेल ने उसके साथ सीमेंट में अपना पंजा डाला। 59 निर्देशक के रूप में बे की 5वीं ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट 21 जून 2017 को रिलीज हुई थी।
60 इसने अपने 5 दिवसीय उत्तरी अमेरिकी शुरुआती सप्ताहांत में $68.5 मिलियन की कमाई की, जो फ्रैंचाइज की सबसे कम ओपनिंग थी और दुनिया भर में $605 मिलियन थी। 61622016 में रोलिंग स्टोन के एक साक्षात्कार में बे ने कहा कि निर्देशक के रूप में यह उनकी अंतिम ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म होगी। 63 2018 में यह घोषणा की गई थी कि बे नेटफ्लिक्स एक्शन थ्रिलर फिल्म 6 अंडरग्राउंड का निर्देशन करेंगे, जिसमें रयान रेनॉल्ड्स, मेलानी लॉरेंट, मैनुअल गार्सिया रुल्फो, एड्रिया अर्जोना, कोरी हॉकिंस, बेन हार्डी और डेव फ्रेंको शामिल होंगे। 64 यह 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। 1965 अगस्त 2019 में बे ने सोनी पिक्चर्स के लिए एक्शन फिल्म ब्लैक 5 का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 66 हालांकि फिल्म, जिसका निर्माण 2020 में शुरू होने वाला था, को कोविड-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर राइज ऑफ द बिट्स नाम की इस मूवी के बारे में बात करी और साथ ही साथ इसके पिछले किसी भी पार्ट के बारे में आपको जानकारी जाननी हो या कोई डिटेल आपको जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसी पार्ट के ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।